There are some people who have full faith in themselves. He has chosen his own path and has made his own today. Whenever he saw bad days in life, he fought fiercely instead of adopting shortcuts and proved that success can be achieved with the honesty, transparency, and moral values. Prominent author and member judge, District Consumer Commission US Nagar Uttarakhand, Dr. Sabahat Hussain Khan is one of them. Dr. Sabahat Hussain Khan is a source of inspiration for millions of youth today. Let's watch the story of his life through this special interview. आपने अपना जो बचपन था कहाँ कहाँ गुजारा, किस जगह से आपने स्टार्टिंग की थी, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, उसके बारे में आप बताइए। एक्चुअली मेरे फादर एक पन्नार कृषि विश्वविद्यालय का जो फार्म है इसमें जॉब करते थे और वहाँ से उन्होंने वीआरएस लेकर के जो प्राइवेट एग्रीकल्चर फार्म थे, जैसे एयर मार्शल अर्जन सिंह का चंदेन जॉइंट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी था, वो 1200 एकड़ का फार्म था, उसका मैनेजमेंट संभाला। तो वहाँ के जो स्थानीय प्राइमरी स्कूल था जिसमें एक हॉल के अंदर कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 तक की क्लासें लगती थी, वहाँ पर हम लोग पढ़े। और जब फादर का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया तो हम वहाँ चले गए। आसपास रुद्रपुर और इसके आसपास के एरियाज़ में हमारी एजुकेशन हुई इंटरमीडिएट तक की। जब 1973 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की तो यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं था, पढ़ने के लिए रामपुर गया, वहाँ से यूजी और पीजी किया और उसके बाद में संघर्ष का दौर शुरू होता है। कंपटीशन की तैयारी करना, एग्ज़ाम देना, एक आदत नौकरी की तलाश जो एक पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार को होती है, वो संघर्ष की स्थिति आ गई और उसमें करते रहे। कई लिखित परीक्षाएं पास की, इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ। आर्मी में जाने का बहुत शुरू से चार्म था, लेकिन 1971 में मेडिकल का टेस्ट होता है आर्मी एजुकेशन कोर में सेकेंड लेफ्टिनेंट के लिए, उसमें लेफ़्ट ईयर डिफेक्टेड पाया गया तो उन्होंने वहाँ से बाहर कर दिया। फिर संघर्ष चलता रहा और उसके बाद में ज़िला स्तर की एक पद उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में, उसके बाद 35 साल तक उत्तर प्रदेश में सेवा की। वहाँ से 58 साल की आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त की। उसके बाद में वर्तमान में ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 2017 से कार्यरत हूँ और अभी जल्दी आदेश हुआ है कि नैनीताल का भी काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ स्टाफ नहीं है, तो वहाँ भी जनवरी माह से पहले सप्ताह में वहाँ बैठने के लिए आदेश हो गए। बोलिए। तो साबा जी, जैसे हम अगर बात करते हैं अपने बचपन की तरफ चलते हैं, तो बचपन में कैसी परिस्थितियां थी, कैसे मतलब कैसा टाइम था जब आप बचपन में जब आपने स्टडी स्टार्ट करी थी, क्या क्या परेशानी आपकी मतलब शुरुआती शिक्षा में आई थी और क्या क्या आपने फेस किया, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। शुरुआती शिक्षा में बहुत सी परेशानियाँ आई। किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे और कई बार अपने दोस्तों की किताबें मांग के पढ़ा करते थे। घर में लाइट नहीं थी, लैंप से पढ़ा करते थे। कभी कभी लैंप का तेल भी ख़त्म हो जाता था, मोमबत्ती जलानी पड़ती थी। बहुत कठिन दौर था और पढ़ाई पूरी भी नहीं हो पाई थी। घर में आग लग गई थी क्योंकि उस समय यहाँ कच्चे घर हुआ करते थे। तो मैं केवल अपने सर्टिफिकेट की फ़ाइल लेके बाहर भाग गया था और मेरी कम से कम 6,000 रुपये मूल्य की किताबें उस समय जो मैंने एकत्रित की थी धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ा करके, और कुछ जो हम लोगों को पैसे मिलते थे जेब खर्च के लिए, उससे भी किताबें लेके आते थे और अपनी अलमारी में सजा देते थे। संघर्ष का दौर था। पिताजी की अकेले आमदनी थी, हम 6 भाई बहन थे। 6 बच्चों के भरण पोषण के लिए हमारे पिताजी की आय अपर्याप्त थी। जब मेरी माँ ने 1971 में अपना फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन बिना पिताजी से पूछे करा दिया था, तो आकाशवाणी रामपुर की टीम उनका इंटरव्यू लेने घर पे आई थी और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिला होते हुए आपने
इतना बोल्ड स्टेप कैसे ले लिया। संसाधनों की कमी को देखते हुए मैंने ऐसा स्टेप लिया। तो कठिनाई के दौर में भी आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, यदि आप उसकी तरफ चल पड़ते हैं तो एक दिन वो मंजिल आपके कदमों में होती है। बहुत बढ़िया। जैसे अभी आपने नाम लिया अपनी माताजी का कि माताजी ने इसमें बहुत सहयोग किया, तो कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो अपनी माताजी से जुड़ी हुई उस समय बचपन की, ऐसी कोई खास याद जो आपको लगती हो, तो उसके बारे में बताइए। मुझे अच्छी तरह याद है 1971 में हाई स्कूल पास करने के बाद में मैं अपने ननिहाल गया था। मदर भी साथ में थी, हमारे नाना जी भी साथ में थे। तो हमारे ननिहाल के एक रिश्तेदार थे, छोटे खां साहब उन्हें कहा जाता है। वो कोठी उस्मान बाग में जब मेरे नाना उनसे मिलवाने के लिए लेके गए तो उन्होंने कहा है कि आपका नाती क्या करता है? उन्होंने पढ़ रहा है, तो इसने अभी हाई स्कूल पास किया है। तो उन्होंने राय दी कि हिंदुस्तान में रोज़गार नहीं है, आप इसको कोई काम सिखा दो। नाना ने पूछा जैसे? उनका टेलरिंग का काम है, वेल्डिंग का काम है, या टेक्निकल किसी मोटरसाइकिल का मिस्त्री का काम है, ये सिखा दो ताकि ये अपने खाने कमाने लगेगा। तो उस समय मेरे नाना ने कहा था नहीं, मेरा नाती जब तक पढ़ेगा मैं उसे पढ़ाऊँगा, अपनी पूरी समर्थ से पढ़ाऊँगा। उस समय मेरे साथ में मेरे फादर नहीं थे, लेकिन वो जो उनके कहे हुए शब्द थे मुझे कहीं अंदर जाके चुभ गए, और मैंने उस दिन से ये निश्चय किया कि मुझे पढ़ना है और कुछ बनना है, और परिणाम आज सबके सामने है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अपनी कहानी में एक जिक्र किया जब आपके घर में आग लग गई थी और आप अब सर्टिफिकेट की फाइलें लेके आप घर से बाहर चले गए थे और बस आपके हाथ में वो सर्टिफिकेट था और सामने जलता हुआ घर, तो उस समय क्या महसूस होता? वो बड़ी अजीब स्थिति थी। कल जिस दिन आग लगी थी, आग हमारे घर में लगी थी, किसी पीछे घर में आग लगी थी, लेकिन वहाँ से उसकी जद में आके हमारा घर जल गया था। हम लोगों को तो पता नहीं चला। जब हमारे घर के ऊपर का छप्पर जलना शुरू हुआ तो एहसास हुआ कि हाँ आग लग गई है। तो जल्दी में कुछ सूझा नहीं, सर्टिफिकेट की फाइल रखी थी, मालूम था कहाँ रखें, क्योंकि कंपटीशंस के फार्म भरते रहते थे, वही उठा के भाग गए, और जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े तन पे रह गए। और उस समय बड़ा आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने आग बुझ गई, उसके बाद हम लोग अपना सामान देखने आए तो एक मेरी कविता थी खंडर, वो किसी विश्वविद्यालय की मैगज़ीन में छपी थी। इत्तेफाक से वो मैगज़ीन भी जल गई थी, लेकिन खंडर शीर्षक की कविता आसपास जल के उसके कुछ अंश पड़े थे। तो उसको देख के मन कुछ द्रवित सा हुआ और कुछ मन विचलित हुआ था, लेकिन कुछ समय की बात थी। फिर वक्त हर चीज़ से घाव भर देता है, सब नॉर्मल हो गया बाद में। अच्छा, आपने बताया था कि जब कॉलेज के टाइम पर, जब कॉलेज होता है, आज जैसे अगर हम आज का परिवेश देखते हैं तो आज दिखावा ज़्यादा है। मतलब जब कॉलेज जाते हैं तो उसमें मतलब कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी चीज़ें, मतलब कि जाना, मोटरसाइकिल और कार का यूज़ आजकल ज़्यादा होता है, लोग दिखावा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब आपका समय था तो उस समय क्या परिवेश था और उस समय कैसे आपने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी करी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि आज लोग मोटरसाइकिल से, कार से विश्वविद्यालय जाते हैं। हम साइकिल से जाया करते थे, और हमारे पास कपड़े भी 2 या 3 जोड़ हुआ करते थे। एक बार कोई सज्जन परिचित थे, मुझे पूछते पूछते कॉलेज में आए, तो किसी से पूछा उन्होंने कि वो सबात हुसैन कहाँ मिलेंगे। तो उनका वो जो कैंटीन के सामने चीड़ का पेड़ है, उसके पास एक चबूतरा है, वहाँ बैठा होगा, इस रंग के कपड़े पहने होगा। तो जब वो सज्जन मेरे पास आए तो बोले, अरे, उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ जो उसने वेशभूषा बताई थी। तो उन्होंने पूछा कि वो इस नाम का आपको विद्यार्थी आज सुबह भेंट हुई? मैंने नहीं। तो बोले फिर उसने कैसे बता दिया कि इस टाइप के कपड़े पहने बैठा होगा? तो मैंने जब 2 ही जोड़े तो बता ही देगा, या वो होगा या वो होगा। तो ऐसे दौर से हम लोग गुजर के आए हैं जहाँ पे अपने आप को गढ़ा है, और वो जो को एजुकेशन में रह करके कम सीमित साधनों से पढ़ लेना आजकल की युवा पीढ़ी के लिए वो सपने जैसी बात है। हम लोग उस स्थिति से गुजर के आए हैं और ये प्रयास करते हैं कि बच्चों को आने वाले दिनों में वो दिन ना देखना पड़े जो हमने देख लिए हैं।
बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आज का जो युवा है या जो इस कार्यक्रम को देख रहा है और उनके मन में होता है कि हमें कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, और आजकल हम बेरोज़गारी को देख रहे हैं कि बहुत भयावह स्थिति बेरोज़गारी की हो गई है, तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पास करके भारतीय युवा ही आ रहे हैं। बस ये है कि अवसर कम है और उन अवसरों को लेने वाले लोग अधिक हैं। तो ऐसे में ये निश्चित हो जाता है कि जो अधिक से अधिक बेहतर करेगा या जो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी वही उस अवसर को ले पाएगा। तो मेरी आजकल के युवाओं से ये एक संदेश है उनके लिए कि वो जिस भी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, विषय कोई बुरा नहीं होता, साइड कोई बुरी नहीं होती। हर विषय का, हर साइड का अपना एक स्कोप होता है। यदि वो अपने विषय में अच्छा करते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उस पर पूरी कमांड रखते हैं, तो उनको किसी भी क्षेत्र में, अपने विशेष क्षेत्र में जाने से कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्य निर्धारित करिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाइए और मेहनत में जुट जाइए। आज आप यदि कुछ भी नहीं है और आप ठान ले कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो मेरा ये दावा है कि 3 साल बाद या 2 साल बाद, या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं वो 1 साल बाद IAS या बहुत बड़े जो उन्होंने अपना सपना पाल रखा है वो होंगे।